मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा पिछले लेक्चर में बताया था, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें हमने कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े। कौन कौन से? पहला पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, देन हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बाद में लीनियर फंक्शन, फिर उसके बाद में मॉड्यूलस फंक्शन। ये जो हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे, इनके सबके हमने फंक्शन होता क्या है, इसके डोमेन, इसकी रेंज, इनके ग्राफ्स। उसके बाद में हमने 5वां फंक्शन पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसमें फंक्शन क्या होता है, ग्राफ, उसकी डोमेन, उसकी रेंज और उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आई होप आप सबने याद कर ली होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में भी फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है और उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। हाँ, मुझसे एक पिछले लेक्चर में एक पॉइंट मिस हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी मुझसे मिस हो गई थी, सॉरी। एक प्रॉपर्टी अभी लिख लो। एक प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की कि x प्लस के का फ्रैक्शनल पार्ट, ये प्रॉपर्टी मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो कराई थी कि x प्लस के का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, k को अलग से बाहर लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, सॉरी बच्चों। उसके लिए उसको एक बार अपने नोट्स में ये वाला पॉइंट लिख लेना। 4th प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की कि x प्लस के का फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम लिखें वेयर के इज एनी इंटीजर, सो दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ पर प्लस के नहीं आएगा, बस इतना ही होगा, वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्यों होगा ऐसा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 2.2 और +5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये कितना हो गया 7.2। फ्रैक्शनल पार्ट इसका कितना आएगा 0.2। अब ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर को तो आप ना भी लिखो तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप सिंपली 2.2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट लिखते, बात तो वही आनी थी, बिकॉज इससे तो फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। समझ में आई बात सभी को? ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता क्या है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, और फिर हमने इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। उसके बाद में टोटल हमने 7 टाइप ऑफ फंक्शन कर लिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो 8th टाइप ऑफ फंक्शन। 8th इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, मतलब लॉग आएगा इसमें। तो अगर हमारे पास में कुछ ऐसा हो जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा लिख दें, इज इक्वल टू log x to the base a where x is greater than 0, a is greater than 0 and a is not equal to 1। ये log की कंडीशंस होती हैं। आई होप सबने 11th क्लास में पढ़ी होंगी, याद होंगी सबको कि log x to the base a, log का जो नंबर होता है x, this should be greater than 0। log का जो बेस होता है ये greater than 0 होना चाहिए and base should not be equal to 1। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, रीजन सारे इसके 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। ठीक है, बाई चांस अगर किसी को याद नहीं हो तो एक बार 11th वाला पोर्शन रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसके रीजन वगैरह सब समझा रखे हैं। उसके बाद में अच्छा, अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन जो इसकी होती है, डोमेन मतलब x को क्या लिख सकते हैं भाई, x तो कुछ भी लो, सॉरी x तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0, तो इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा लिख देते हैं, डोमेन इज 0 टू इन्फिनिटी। अगर इसकी रेंज की बात करें, रेंज मतलब y क्या निकल के आ सकता है, तो y तो भाई कुछ भी आए, y इज ऑल रियल नंबर। कैसे? इसका अगर हम ग्राफ देखें तो लॉग के 2 तरह के ग्राफ होते हैं, 2 केस बनते हैं इसमें। y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a का जो ग्राफ होता है, 2 केस होते हैं। पहला केस, अगर तो बेस 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो जो इसका ग्राफ निकल के आता है, इसका ग्राफ इस टाइप का निकल के आता है। और दूसरा केस, अगर बेस होता है 0 से 1 के बीच में, इफ बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा निकल के आता है। ये इसको मीट करता है 1 के ऊपर, ये भी यहाँ पर इसको मीट करता है 1 के ऊपर। इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव x के लिए डिफाइंड है, लेकिन y जो है वो कुछ भी निकल के आ सकता है। ये वाला सिर्फ पॉजिटिव x के लिए डिफाइंड है, y कुछ भी निकल के आ सकता है। ठीक है, ये होते हैं लॉग के ग्राफ। ये वैसे 11th क्लास का है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में मैं समझा नहीं रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी ये चीज़ें आई होप पता होंगी सभी को। बाई चांस किसी को फिर भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा फिर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फिर से नाम से ही कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, मतलब एक्सपोनेंट की यानी पावर की बात हो रही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये होता है y इज इक्वल टू, पहले fx लिख लो, fx y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू a की पावर x, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, यानी बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होगा। ठीक है, क्यों? अब देख, वैसे तो पता है क्या है, जो ये एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल लॉग का बिल्कुल उल्टा ही होता है। जैसे अगर हम ये लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, तो इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या एक तरह से, एक मिनट, इसको बेटर है, इसको ऐसा समझो, मान लो ये n है, log x बेस a की कुछ वैल्यू आ रही है, जो भी नंबर आ रहा है, मान लो n बोल दिया, तो इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं कि a की पावर n इज इक्वल टू x, a की पावर n इज इक्वल टू x। ये क्या बन गया? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। मतलब ये बेस है, इसकी कुछ पावर है, और ये जो है इसकी वैल्यू है। इसी को ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक नोटेशन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सारे 11th क्लास वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ये। ठीक है, तो अब ये जो लिखा हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लॉग और जो एक्सपोनेंशियल होते हैं बेसिकली एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। अब इसमें अगर हम x की बात करें तो x को क्या ले सकते हैं, यानी कि डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ f, x की बात करें तो x तो भाई कुछ भी लो, कोई भी रियल नंबर लो, पावर में जो मर्जी कर दो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम रेंज की बात करें, यानी कि y क्या निकल के आ सकता है, तो y जो आएगा, y सिर्फ 0 से इन्फिनिटी, या इसको r प्लस ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी आएगा। क्यों आएगा भाई? अब देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे हमने जो बोला कि बेस शुड बी पॉजिटिव ओनली और 1 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये क्या, कोई भी कांस्टेंट है, जैसे आपने लिख दिया 2 की पावर x, 3 की पावर x, कोई भी आपने कांस्टेंट ले लिया, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? रीज़न क्या है कि अगर आपने मान लो नेगेटिव नंबर की कुछ पावर करी, तो नेगेटिव नंबर की पावर को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कभी तो ये रियल आएगा, कभी ये इमेजिनरी आएगा। मान लो आपने -2 की पावर आपने 2 कर दिया तो रियल आ गया, 4 आ जाएगा। -2 की पावर आपने 1/2 कर दिया, -2 की पावर आपने 1/2 कर दिया तो इमेजिनरी आ जाएगा। -2 की पावर आपने -2 कर दिया तो रियल आएगा, वो क्या आएगा, 1/-2 का स्क्वायर बन जाएगा, वो तो 1/4 आएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो कभी रियल कभी इमेजिनरी, तो इसलिए इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। हम सिर्फ रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे फंक्शन जिसकी वैल्यू सिर्फ रियल निकल के आए। तो रियल कब निकल के आएगा ये, जब इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे तब तो पक्का रियल आएगा ही। नेगेटिव ले लेंगे तो रियल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसलिए इसको हमने सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर किया है। दूसरा 1 क्यों नहीं लिया भाई? 1 बेस लेके करेंगे भी क्या? 1 की आप कुछ भी पावर कर दो, वो तो 1 ही आना है ना, तो 1 बेस लेके करेंगे भी क्या? ठीक है, तो उसको कुछ स्टडी, बेसिकली क्या हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि बेस की वैल्यूज क्या आ सकती हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, डोमेन रेंज क्या होगी। तो जब 1 की पावर कर रहे हैं तो उसमें स्टडी क्या करना है, वो तो हमेशा 1 ही आना है। ठीक है, अब इसके ग्राफ के ऊपर आते हैं, तो इसमें भी 2 केस बन सकते हैं। 2 केस कौन से कि अब हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a की पावर x। अगर तो बेस 1 से बड़ा ले लें, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, तो जो ग्राफ के शेप आएगी, ग्राफ की शेप आएगी इसकी इस टाइप से, ये ग्राफ बनेगा। कैसे आएगा अभी समझते हैं। ये 1 पे इसको मीट करेगा, ठीक है, ये 0। और दूसरा केस, अगर बेस हो 0 से 1 के बीच में, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, तो जो इसका ग्राफ आएगा वो ग्राफ की शेप बनेगी ऐसी। ठीक है, ये अगेन ये 0 है और ये इसको 1 पे कट करता हुआ जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने 1 से बड़ा कोई भी बेस ले लिया, 1 से बड़ा कोई भी बेस, फॉर एग्जांपल हमने 2 की पावर x कर दिया। ठीक है, 2 की पावर x कर दें तो 2 की पावर x है, देखो 2 की पावर 0 करोगे, यानी x को आपने 0 ले लिया तो 1 आएगा। उसके बाद 0 से आगे, यानी कोई भी पॉजिटिव पावर लोगे, 2 की पावर आपने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 1/2 किया, जो मर्जी किया, क्या होगा, इसकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। जैसे आपने 2 की पावर 1 किया, 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे 2 की पावर हमने 1 करें तो ये कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 करेंगे कुछ और वैल्यू आएगी, पावर 3 करेंगे कुछ और वैल्यू आएगी, पावर आपने 1/2 कर दिया। ठीक है, तो ये तो 2 की पावर 2 की पावर 1 करेंगे
तो ये यहाँ पे कहाँ पे मीट करेगा, 2 पे। 2 की पावर अगर आप 1/2 करोगे तो फिर √2 तो कितना होता है, 1.414, वो यहाँ कहीं आएगा। समझ में आया? तो इसके ग्राफ की शेप पॉजिटिव साइड में ऐसी आएगी। नेगेटिव में अगर आपने मान लो 2 की पावर -1 कर दिया, -1 करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 ये यहाँ कहीं मीट करेगा। इसको आपने पावर -2 कर दिया तो 1/4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये जो हमने इसकी रेंज लिखी थी कि रेंज इज ऑलवेज 0 to infinity, क्यों? क्योंकि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर की जो मर्जी पावर कर दो, किसी पॉजिटिव नंबर की जो मर्जी पावर कर दो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। जैसे 2 है, 2 की पावर आपने -100 भी कर दिया, नेगेटिव आएगा क्या? ये 1/2 की पावर 100 बन जाएगा, यानी 0.00 समथिंग छोटी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आएगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं आ सकती। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर की कुछ भी पावर कर दे, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसकी रेंज क्या है, 0 to infinity। ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। दूसरा, अगर हमने बेस ले लिया 0 से 1 के बीच में, तो ग्राफ की शेप थोड़ी सी अलग होगी। रीजन क्या है, दो डिफरेंट चीजें क्यों आ रही है? रीजन ये है कि जब भी हम 1 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, उसकी कुछ पावर करते हैं, पावर बढ़ती है, यानी x की वैल्यू, पावर x की वैल्यू बढ़ती है, तो उसके जो रिजल्ट निकल के आएगा वो वैल्यू बढ़ेगी। 2 की पावर आपने -1 किया, 0 किया, 1 किया, 2 किया, 4 किया, जो भी जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जब आप बेस 1 से छोटा ले लेते हो, मान लो आपने 1/2 ले लिया, अब इसकी आप कुछ पावर करना चाह रहे हो, इसमें ग्राफ का जो नेचर होगा या फंक्शन का जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, इस y की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इस y की वैल्यू घटेगी। आपने 1/2 की पावर 0 किया तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1/2 की पावर 1 करोगे तो 1/2 आएगा, यानी 0.5। 1/2 की पावर 2 करोगे तो 1/4, यानी 0.25। पावर 3 करोगे तो 1/8 और छोटा हो गया, यानी 0.125, एंड सो ऑन। आपने पावर नेगेटिव में कर दी -1, तो 1/2 की पावर -1 करोगे तो वो 2 आ जाएगा, यानी अब ये बढ़ेगा। ठीक है, ओवरऑल क्या हो रहा है, x के बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू घट रही है। ठीक है, जब इधर की तरफ आए तो उल्टा हो गया ना, वो बढ़ रहा है इधर की तरफ। एज x इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेस, इसलिए इसका ग्राफ जो है इस तरीके से आ रहा है। इसमें क्या हो रहा था, एज x इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो दो डिफरेंट केसेस बनते हैं कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, बिकॉज इसमें x के बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू घटती है। ये पॉइंट क्लियर सभी को? ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ हम 2-3 कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो अगर हमें ये पूछा जाए कि बताओ, इसको भी चलो मिटा ही देते हैं, कि पहले तो चलो एग्जाम्पल, अगर ये बोलें कि बताओ y इज इक्वल टू e की पावर x, इसका ग्राफ कैसा होगा, सोच सकते हैं? y इज इक्वल टू e की पावर x, e तो क्या होता है, e तो नेपियर्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। वैल्यू क्या होती है इसकी, 2.7182, इस टाइप से इसकी वैल्यू होती है। तो 2.7182 तो 1 से बड़ा ही है, 1 से बड़ा है, तो यानी कि e की पावर x का भी अगर हम ग्राफ बनाएंगे, शेप उसकी ऐसी ही आएगी। ठीक है, शेप उसकी ऐसी ही आएगी, ये 0 पे, ये 1 पे मीट करता हुआ जाएगा, इसी टाइप का बनेगा। अच्छा चलो, एक और चीज़, अगर मान लो आपसे ऐसा बोला जाए कि बताओ e की पावर -x का ग्राफ कैसा होगा, e की पावर -x, तो e की पावर -x का ग्राफ सोचो, दिमाग लगाओ, फिर बोर्ड पे देखो, आई होप सोच लिया होगा। चलो, इसका जो ग्राफ बनेगा इस टाइप का बनेगा। क्यों बनेगा? देखो, e की पावर -x है, इसको ऐसा सोच लें तो कोई समस्या तो नहीं है, पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये क्या बन गया, 1/e, 1/e मतलब 1/2.7182, तो वो क्या हो गया, वो तो 1 से छोटा आ गया, 0 से 1 के बीच में आ गया। तो अब कैसा ग्राफ बनेगा, अब इसके ऐसा बनेगा। तो चाहे e की पावर -x हो, चाहे 2 की पावर -x हो, ये 1/2 की पावर x का मतलब एक्चुअल में क्या है, 2 की पावर -x ही तो है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब मान लो, ठीक है, ये आई होप कर लिया होगा नोट, चलो इधर लिख देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें ये देखना हो
कि 2 की पावर x है, जैसे हमने कहा कि भाई इस टाइप का ग्राफ आएगा, e की पावर x का ग्राफ, शेप का ग्राफ की बात करें तो शेप तो ऐसी आएगी। लेकिन अगर हमें ये बोला जाए कि बताओ 2 की पावर x का भी ग्राफ बनाना है, 3 की पावर x का भी ग्राफ बनाना है, तो शेप तो दोनों की सेम आएगी, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो देखो, जैसे अगर हम बोलें कि हमने 2 की पावर x का ग्राफ बनाया, तो 2 की पावर x का ग्राफ ये बन गया, ठीक है, ये 0 पे इसको 1 पे मीट करता हुआ चला गया, ठीक है। अब हमें बोला जाए कि 3 की पावर x का ग्राफ बताओ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो 3 की पावर x का ग्राफ भी शेप तो ऐसी की ऐसी रहेगी, फर्क क्या आएगा? कर्वेचर में। कर्वेचर मतलब ये जो गोलाई है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कैसा आएगा? कंपैरिजन के लिए अगर इसी के अंदर अगर हम उसको ड्रॉ करें तो 3 की पावर x का जो ग्राफ बनेगा, मार्कर आवाज कर रहा है, ये जो बनेगा इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गोलाई में ही है, इसको 1 मिनट प्रॉपरली बना देते हैं, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा भाई ऐसा? ये 3 की पावर x का ग्राफ है, क्यों बनेगा ऐसा? इधर मतलब कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव साइड में तो ये जो आएगा ये इसके नीचे आएगा, और पॉजिटिव साइड में जो आएगा इसके ऊपर आएगा। क्यों आएगा? रीज़न समझो। 0 पे तो दोनों पे, चाहे आप 2 की पावर 0 करो चाहे आप 3 की पावर 0 करो, दोनों के दोनों ही क्या आंसर देंगे? 1 देंगे। अब मान लो आपने 1 किया तो 2 की पावर 1 तो आया 2, और 3 की पावर 1 करोगे तो उससे ऊपर आएगा 3। फिर इधर गए 2 किया तो 2 की पावर 2 तो 4, 3 की पावर 2 करोगे तो 9, वो उससे ऊपर बनेगा, मतलब 3 की पावर x वाला ग्राफ ऊपर आएगा। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में मान लो -1 है तो 2 की पावर -1 और 3 की पावर -1, बड़ा कौन सा? ये तो आएगा 1/2, ये आएगा 1/3, बड़ा ये है ना। तो इसलिए 2 की पावर x का ग्राफ ऊपर है, 3 की पावर x वाला ग्राफ नीचे है। सेम बाकी नंबर्स के लिए भी बात वैलिड है। अब सिमिलरली अगर मान लो हमें बोला जाए कि बताओ 4 की पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा, इसी में ही अगर ड्रॉ करें कंपैरिजन के लिए तो वो इधर तो और नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो है ये इससे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसकी मतलब जो गोलाई है वो इससे वो इनसे ज़्यादा होगी, ये और तेज़ी से बढ़ेगा। मतलब अगर आपने 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, 3 की पावर 1 किया तो 3 आया, 4 की पावर 1 किया तो 4 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे तो 4, ये 9 और ये 16, ठीक है, ये और तेज़ी से बढ़ेगा। और इधर क्या होगा? ये इससे कम होगा। बात समझ में आई सबको? ये क्या है? y इज इक्वल टू 4 की पावर x एंड सो ऑन। अगर 5 की पावर x बनाएंगे और उधर की तरफ आ जाएगा। इससे छोटा नंबर लोगे, मान लो आपने 3/2 की पावर x बनाना हो, यानी 1.5 की पावर x बनाना हो, तो वो क्या आएगा? वो इससे नीचे आएगा, यहाँ पे तो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर ऐसे ये इसके ऊपर की तरफ रहेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पे। हमने कितने कर लिए? 9 टाइप ऑफ फंक्शन कर लिए। अब आते हैं 10वें टाइप ऑफ फंक्शन पे। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, 10th फंक्शन इज स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन ये सिंपल सा है बड़ा। स्क्वायर फंक्शन नाम से मालूम पड़ रहा है, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल सा है। अच्छा, x को क्या ले सकते हैं, मतलब डोमेन क्या होगी इसकी? x को भाई जो मर्जी लो, स्क्वायर आप किसी का भी निकाल लो, ऑल रियल नंबर्स। रेंज, रेंज y क्या निकल के आ सकता है? स्क्वायर लोगे तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी आ सकता है। 0 का स्क्वायर 0 होगा, बाकी सबका तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भाई सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे होती है, ऐसे क्वाड्रेटिक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। इसको इधर बना देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है? बिल्कुल y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जैसा इधर वैसा इधर। क्यों होता है? कि भाई आप चाहे 1 का स्क्वायर करो चाहे -1 का स्क्वायर करो, सेम ही आएगा। आप चाहे 2 का करो चाहे आप -2 का करो, सेम ही आएगा, एंड सो ऑन। अपवर्ड पैराबोला ये इसकी शेप होती है।
उसके बाद बिल्कुल इससे मिलता जुलता है कौन सा, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन अब क्या होता है भाई, ये भी नाम से मालूम पड़ रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, रूट एक्स, ये कर दिया। अब इसकी अगर बात करें तो पहली चीज तो x को क्या ले सकते हैं भाई, x को क्या आप कुछ भी ले सकते हैं, अब कुछ भी नहीं ले सकते। अब x को सिर्फ और सिर्फ 0 से इन्फिनिटी ही लिया जा सकता है, 0 पे क्लोज्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर लोगे तो फिर वो रियल नहीं निकल के आएगा, तो इसलिए डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी। और अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो वो भी 0 से इन्फिनिटी, 0 का स्क्वायर रूट 0, आगे आगे नंबर बढ़ेगा, x की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका स्क्वायर रूट जो है, जैसे आपने 2 का निकाला, 4 का निकाला, 9 का निकाला, 10 का निकाला, तो स्क्वायर रूट उस नंबर से तो छोटा आएगा, बट एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस, y की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। कि आपने 5 का स्क्वायर रूट निकाला 10 या 10 का निकाला, तो ऑब्वियसली 5 का स्क्वायर रूट छोटा आएगा, 10 का बड़ा आएगा, बट इसकी भी जो रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी, आप इन्फिनिटी का निकालोगे तो भाई वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो इसकी भी जो रेंज ऑफ वैल्यूज आएंगी तो 0 से इन्फिनिटी तक की, ठीक है। अब इसके अगर ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ बनाने के लिए देखो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है। अब हो सकता है भाई ये नई चीज़ लगे कि ये तो पता नहीं कैसा बनेगा, तो देखो y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये तो अब थोड़ा सा आसान लग रहा है। कैसे लग रहा है भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो सबको अच्छे से याद होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कैसा होता है, वो तो ये राइट वाला पैराबोला होता है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax करो या y स्क्वायर इक्वल टू x करो, यानी 4a की वैल्यू 1 आ गई, तो ग्राफ तो इसका और इसका सेम ही आएगा, ठीक है। इसका यानी ये और ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसका बन गया, लेकिन हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू x नहीं चाहिए, हमें y इज इक्वल टू रूट x चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x लिखा है, तो मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। कैसे, मान लो आपने x को 1 ले लिया, x को आपने 1 लिया तो y तो प्लस माइनस 1 आएगा, देखो y तो प्लस माइनस 1 आएगा। x को आप अगर 2 लोगे तो y तो प्लस माइनस रूट 2 आएगा, यानी कि एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए y के हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस में आएंगी, लेकिन हमें माइनस वाला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्लस वाला चाहिए, यानी कि y इज इक्वल टू रूट एक्स चाहिए। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन हम ये इसको हटा देंगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा है यही इसका ग्राफ है। तो अब इसको प्रॉपरली यहाँ पर बना लो, ये जो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ होता है, ये होता है स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ, याद होना चाहिए, काम आएगा, खूब काम आएगा आगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्लियर सभी को। नेक्स्ट, ये था अब स्क्वायर फंक्शन, ये था स्क्वायर रूट फंक्शन। चलो नेक्स्ट इज क्यूब फंक्शन। मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बेसिकली। तो किसी भी नंबर का क्यूब करें तो क्या कहलाएगा, वो मतलब क्यूब फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब x को क्या ले सकते हैं, कुछ भी लो भाई, किसी भी नंबर का क्यूब निकालो, की फर्क पैदा है। तो ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या निकल के आएगी, रेंज सिर्फ पॉजिटिव तो नहीं आएंगे, नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा। -2 का आपने जब स्क्वायर फंक्शन पिछला किया था, -2 का स्क्वायर तो 4 आ रहा था, -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा, तो क्यूब तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स, रेंज भी ऑल रियल नंबर्स। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है, अब जैसे हमने स्क्वायर फंक्शन किया था उसमें क्या आ रहा था, ऐसा ये पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला आ रहा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पिछले वाला। अब जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अगर पहले पॉजिटिव की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है तो एक्स क्यूब के ग्राफ की शेप तो वैसी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कर्वेचर उसका, यानी गोलाई ज़्यादा होगी। जैसे समझने के लिए मान लो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर ये जा रहा था, मान लो ये इस टाइप का ये जा रहा था पैराबोला, तो अब क्यूब वाला जो ग्राफ होगा ना, ठीक है, थोड़ा सा वैसे इसमें, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, चलो वो मैं आपको अलग से दोबारा से बता दूंगा ताकि इसको खराब ना हो। ये तो क्यूब वाला जो ग्राफ होगा ना, क्यूब वाला ग्राफ इससे थोड़ा सा ऊपर होगा,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होगा, वैसे हमेशा नहीं होगा, ये 0 से 1 के बीच में थोड़ा सा उल्टा होगा, अलग से बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्यूब वाला ग्राफ जो होगा, जैसे आपने 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया तो 8 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, तो ये तो क्या आएगा, इधर ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के अंदर तो जब स्क्वायर किया था तो पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन जब क्यूब करेंगे तो क्यूब तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव कैसा आएगा, जैसा इधर की तरफ है वैसा बिल्कुल इधर की तरफ आएगा। मतलब जैसा ये इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना, अब वैसा का वैसा बिल्कुल सिमेट्रिकल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि आपने अगर 1 का क्यूब किया तो 1 आया, 2 का क्यूब किया तो 8 आया, -1 का -1, -2 का -8, तो जैसा इधर है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये होता है y = x³ का ग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं पॉइंट बता रहा था कि अगर इसको हम स्क्वायर वाले ग्राफ से कंपेयर करें, जैसे हमने पहले 2 की पावर x, 3 की पावर x एक ही ग्राफ में बना के समझा था कि कंपैरिजन देखा था कैसे होते हैं, तो वैसे ही अगर आप स्क्वायर का और क्यूब का ग्राफ अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर और क्यूब के ग्राफ में देखो क्या डिफरेंस आएगा। मान लो स्क्वायर का ग्राफ बनाए हम, तो स्क्वायर का ग्राफ y = x², तो ऐसा बन गया। ठीक है, ये जैसे y = x² ऐसा लिख देते हैं। क्यूब का ग्राफ बनाएंगे ना, तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा, ये 0 से लेके 1 तक तो इसके नीचे आएगा, 1 पे आके बराबर हो जाएगा, और उसके बाद ये इससे ऊपर जाएगा। इधर तो खैर अलग ही केस है, यहाँ तो नेगेटिव ही है। क्यों होगा ऐसा, आई होप ये तो दिमाग लगा लिया होगा। वैसे क्यों होगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लिया, 1/2 है, जैसे 0.5 लिख देते हैं, उसका स्क्वायर किया और उसका क्यूब किया, बड़ा कौन सा आएगा, ये बड़ा आएगा, स्क्वायर बड़ा आएगा, क्यूब छोटा आएगा। ये 0.25 है, ये 0.125 है। लेकिन 1 से आगे बढ़ते ही, जैसे अब 1/2 नहीं 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, अब बड़ा कौन सा आएगा, अब क्यूब वाला बड़ा आएगा, क्यूब का ग्राफ ऊपर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो हमें अब x⁴ का, जैसे ये तो x³ है, x⁴ का ग्राफ सोचना हो तो x⁴ का ग्राफ सोच सकते हैं आप। वो शेप उसकी कैसी आएगी, वो यहाँ पे तो इसके नीचे आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब वो बेसिकली रहेगा वो पैराबोलिक नेचर का ही। ठीक है, पॉजिटिव की बात करें, पैराबोलिक नेचर का ही रहेगा, थोड़ी सी गोलाई में डिफरेंस आएगा। ये स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा नीचे है, क्यूब का उससे ऊपर, पावर 4 वाला थोड़ा सा उससे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इवन पावर है तो उसमें नेगेटिव में नहीं आएगा, वो फिर इधर की तरफ ही आएगा, फिर इससे ऊपर। ठीक है, अगर x⁴ वाले की बात करें तो मैं यहीं पे बना देता हूँ। वैसे ये इस टाइप से ऐसे बन जाएगा, इस टाइप से, ये यहाँ पर तो इससे नीचे रहेगा, ये ऐसा बनेगा कुछ। समझ में आई बात सबको? ठीक है, तो ये है y = x³ यानी कि क्यूब फंक्शन। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन जो होता है ना, जैसे हमने ये किया क्यूब, ये तो सिर्फ सिंपल सा y = x³ लिया। अगर जैसे पिछले में हमने किया था स्क्वायर फंक्शन, तो उसकी रेंज क्या आई थी, रेंज आई थी उसकी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे इसमें एक और काम की चीज़ है, y = x² की रेंज की बात कर रहे हैं, इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी आई थी, ये था स्क्वायर फंक्शन। इससे मिलता जुलता अगर मान लो हमने सिर्फ x² नहीं, एक जनरल क्वाड्रेटिक ले लिया, y = ax² + bx + c, ये ले लिया, तो इसका जो ग्राफ होता है, अब ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला मान लो अगर कुछ इस टाइप का बन रहा है तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -b/2a, जिनको 11th के कॉन्सेप्ट याद नहीं है देख लो भाई, -b/2a, -b/4a होता है। तो इसकी जो रेंज होती है अगर अपवर्ड पैराबोला है तो -d/4a से इन्फिनिटी होगी, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव हुई तो फिर क्या होगा, ये y एक्सिस तो कहीं पर भी हो, इधर बनाते चाहे इधर बनाते, तो उस केस में ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। y एक्सिस मान लो कहीं पर भी यहाँ पर है,
तो ये कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के ऐसे ही निकालते हैं, -b/2a -d/4a। अगर किसी को बाई चांस किसी ने नहीं पढ़ रखा हो, ठीक है, तो अभी के लिए उसको सिर्फ याद कर लेना कैसा होता है। जब क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें इसके रीजन भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। याद तो वैसे भी करना ही पड़ेगा कि ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वर्टेक्स के। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी रेंज होगी -∞ से -d/4a, ये होगा, यानी -∞ से -d/4a, ये इसकी रेंज होगी। यानी वर्टेक्स तो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है, नीचे की सारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। ये होता है कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक आ जाए। तो वैसे ही हमने क्यूब किया, क्यूब की रेंज तो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अगर कोई भी इन जनरल क्यूबिक फंक्शन आ जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में ऐसा आ जाए, जैसे ये y = x³ है, भाई इसकी रेंज तो ऑल रियल नंबर्स। अगर ऐसा आ जाए y = ax³ + bx² + cx + d, जनरल सा, जैसे मान लो 2x³ - 3x² + 5x - 6, ऐसा आ गया, कुछ भी आ गया, क्यूबिक की रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर्स, क्यूबिक की रेंज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। क्यों, कैसे, ग्राफ कैसा होता है, इसको अलग से कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ बनाना हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे 4th पावर का हो, चाहे 5th पावर का हो, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना हो, वो कैसे बनाते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, वो सारा का सारा हम अलग से समझेंगे। अभी जितना हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमारे को डोमेन रेंज आनी चाहिए बस। तो डोमेन रेंज, अगर कोई भी क्यूबिक आ जाए, डोमेन ऑल रियल नंबर, क्योंकि x को आप कुछ भी लो भाई, इमेजिनरी थोड़ी ना आ जाएगा, आएगा तो रियल ही, ठीक है। तो इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर आएगी, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाते हैं आगे सीखेंगे, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे वो, ठीक है। उसके बाद में क्यूब फंक्शन के बाद में नेक्स्ट फंक्शन है क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन, जैसे हमने स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट पढ़ा, वैसे क्यूब के बाद में क्यूब रूट फंक्शन। अब क्यूब रूट फंक्शन क्या होता है, क्यूब रूट फंक्शन जैसे y = यहाँ पे fx लिख देते हैं, = x⁻⁴ क्यूब रूट ऑफ x⁻⁴। अब इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या होगी, लाइव वाले चैट बॉक्स में जरा लिख के बताओ, सोच के बताओ क्या आएगा। डोमेन ऑल रियल नंबर्स। अब ये नहीं आएगा 0 से ∞, ये गलत है, ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर्स। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट इमेजिनरी नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो -64 है, -64 का आपको कोई रूट निकालने को बोल दे, -64 का रूट निकालोगे तो ये तो इमेजिनरी आ गया, 8 आया। लेकिन अगर हमें -64 का क्यूब रूट निकालने को बोला जाए तो अब वो 4 आयोटा नहीं है या -4 आयोटा नहीं है, वो -4 आएगा, -4। जैसे आप ये देखो, -4 का क्यूब कितना होता है, -4 का क्यूब -64 ही तो होता है, तो -64 का क्यूब रूट कितना हुआ, -4। लेकिन अगर हमारे पास में -8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, -8 का स्क्वायर तो +64 है, -64 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, लेकिन -64 -4 का क्यूब तो होता है, -64 -4 का क्यूब तो होता है, तो इसलिए -64 का क्यूब रूट करेंगे तो -4 आएगा। एक बात याद रखना कि नेगेटिव नंबर अगर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज इमेजिनरी बट क्यूब रूट इज नॉट। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज रियल, नॉट इमेजिनरी। बड़ा कॉमन एरर है, गलतियां करते हैं बच्चे, याद रखना। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट इमेजिनरी, इट इज रियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है, -64 का क्यूब रूट तो -4 आएगा। समझ में आई बात सबको, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं भाई, रियल ही आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा। सभी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या आएगा, रियल आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा। इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है तो
तो उसका आप कोई भी इवनथ रूट लोगे, इवेंथ रूट मतलब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, वो इमेजिनरी आएगा। लेकिन किसी भी नेगेटिव नंबर का आप कोई भी ऑड रूट लोगे, ऑड रूट मतलब क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, नाइन्थ रूट एंड सो ऑन, वो इमेजिनरी नहीं, दे विल बी रियल नंबर्स। सो लिख लो चाहो तो इसको, ताकि गलती ना करो, कि इवेंथ रूट, इवेंथ ऐसा लिख लो, इवेंथ, ठीक है। इवेंथ रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रियल, बट ऑड रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर रियल, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन इसकी रियल नंबर्स आएगी और इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर आएगी। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ इसका जो बनता है, इसका ग्राफ देखो कैसा आएगा। इसका ग्राफ जैसे देखो स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट ऐसे आया था, क्यूब रूट भी ऐसा ही आएगा, बस थोड़ा सा गोलाई में फर्क होगा, कर्वेचर में फर्क होगा पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जो स्क्वायर रूट वाला था, जो हमने कुछ देर पहले y इज इक्वल टू रूट एक्स बनाया था, वो क्या था, इधर की तरफ ग्राफ ही नहीं था उसका, क्योंकि नेगेटिव नंबर के क्यूब रूट तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन नेगेटिव नंबर के क्यूब रूट तो एग्जिस्ट करते हैं। तो क्यूब रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए ग्राफ इसका जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा। अब ये जो है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। जैसे आपने 1 का क्यूब रूट किया 1 आएगा, 2 का क्यूब रूट तो कुछ कम आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसके आगे जब आप 8 पे जाओगे तब जाके 2 आएगा, 27 पे जाओगे तब जाके जो है वो 3 आएगा एंड सो ऑन। मतलब इसका जो ग्राफ है, ये जो है, पहले क्या था, जो हमने क्यूब का बनाया था, क्यूब वाले में क्या था, ऐसे बढ़ रहा था, इट वॉज इंक्रीजिंग दिस वे, यानी उसकी जो ग्राफ की जो गोलाई थी ऊपर की तरफ थी, उसको बोलते हैं, ग्राफ की गोलाई को बोलते हैं कॉन्केविटी। उसकी जो गोलाई ऐसे ऊपर की तरफ थी, मींस उसकी कॉन्केविटी अपवर्ड्स थी, बढ़ रहा था ऐसे। अब क्या है, बढ़ तो रहा है, कम थोड़े ना हो रहा है, बढ़ ही रहा है भाई। ये 2 आपने 1 का क्यूब रूट किया 1 आएगा, 8 का करोगे 2 आएगा, बढ़ा ही तो है, घटा थोड़ी ना है। लेकिन घटने का रेट कम है, घटने का रेट, की जितनी तेजी से x बढ़ रहा है y उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। कि ये क्या है, यहां पर ये 1 है और यहां पर आकर ये सिर्फ क्या आएगा, ये 2 ही आएगा, ये 1 ये 2, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जो ग्राफ की कॉन्केविटी है, जो गोलाई है, जो कर्वेचर है, वो क्या है, वो डाउनवर्ड्स, ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। और नेगेटिव में भी क्या आएगा, ग्राफ आएगा, और वो बिल्कुल सिमेट्रिकल आएगा, बिल्कुल इसकी एक तरह से मिरर इमेज है। जैसे इधर है वैसे इधर है, कि अगर आप -1 का क्यूब रूट करोगे तो -1 आएगा, -8 का करोगे तो -2 आएगा, -27 का करोगे तो -3 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पे आते हैं, 14th टाइप ऑफ फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन नाम से मालूम पड़ रहा है फिर से, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यानी कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर दें तो वो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन, फॉर एग्जांपल 2 का 1/2, 3 का 1/3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसकी डोमेन की बात करें, x को क्या ले सकते हैं भाई, ये तो सिंपल है, r-0, ऑल रियल नंबर -0। भाई 0 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, अदरवाइज कोई समस्या नहीं, किसी का भी रेसिप्रोकल निकालो। रेंज की बात करें, रेंज क्या निकल के आ सकती हैं, वैल्यूज क्या निकल के आ सकती हैं, अगेन ऑल रियल नंबर्स -0। कोई भी रियल नंबर लिया, मान लो आपने 2 लिया तो 1/2 आ गया, x को 1/2 लिया तो 2 आ गया, ऐसे तो सारे नंबर कवर हो जाएंगे। लेकिन क्या 0 किसी का भी रेसिप्रोकल होगा क्या, 0 तो आप x को इन्फिनिटी लोगे, बट इन्फिनिटी क्या है, x अप्रोचेज टूवर्ड्स इन्फिनिटी। एज x अप्रोचेज टूवर्ड्स इन्फिनिटी, x जितना बड़ा होगा ये नंबर उतना छोटा होगा, मतलब ये ओवरऑल उतना छोटा निकल के आएगा। एज x टेंड्स टू या अप्रोचेज टूवर्ड्स इन्फिनिटी, 1/x अप्रोचेज टूवर्ड्स 0। एग्जैक्ट 0 तो नहीं आ सकता ना कभी भी, बिकॉज इन्फिनिटी, ये कोई एग्जैक्ट इन्फिनिटी को एग्जैक्ट चीज तो है नहीं, तो इसलिए 0 भी एग्जैक्ट नहीं आ सकता। तो इसीलिए डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स -0, रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स -0।
ठीक है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ इसका होता है ऐसी शेप का, ये शेप का ग्राफ होता है इसका, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। कैसे होता है भाई? अच्छा, जिन लोगों ने अभी 11th में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ रखा है वो उससे भी समझ सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा टेंशन नहीं भी, हम है ना, सब पढ़ाएंगे। अच्छा, जिन्होंने ऑलरेडी वो टॉपिक पढ़ रखा है तो y इज इक्वल टू 1/x है, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं xy इज इक्वल टू 1। तो 11th क्लास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन पढ़ी थी, xy इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, उसका ग्राफ ऐसा आया था। अब c इस केस में क्या है, xy इज इक्वल टू 1, xy इज इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। शेप तो ऐसी रहेगी, आप चाहे यहाँ पे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 10 लो, ग्राफ की शेप ऐसी रहेगी जैसे पहले केसेस में बताया, सिर्फ गोलाई में यानी कर्वेचर में उसके डिफरेंस आता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ जिन लोगों ने वो टॉपिक पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, भाई जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको वो टॉपिक तो पढ़ाएंगे अलग से, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, वो तो 11th वाले टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। ठीक, उसके वीडियोस आएंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, अब वैसे अभी अज्यूमिंग कि हमें तो नहीं पता, हमने तो पढ़ क्या होता है, हमें नहीं पता रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। ठीक है, हमें तो ये पता है y इज इक्वल टू 1/x, हम तो फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो देखो 1 लिया मान लो x को, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। ठीक है, x को बढ़ाओगे, x को 1 से बढ़ा यानी डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू घटेगी। 2 लोगे तो 1/2, 3 लिया तो 1/3, 4 लिया तो 1/4 एंड सो ऑन। एज x अप्रोचेस टूवर्ड्स इंफिनिटी, y अप्रोचेस टूवर्ड्स 0, ये अल्टीमेटली जो जाके है इसके पैरेलल हो जाएगा। मींस पैरेलल लाइंस नेवर मीट, ये कभी मीट नहीं करते, तो अल्टीमेटली ये जो होगा इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने x को 1 से छोटा लिया, x को अगर 1 से छोटा कुछ भी लेंगे, मान लो आपने x को ले लिया 1/2 ले लिया, तो 1/2 का रेसिप्रोकल तो 2 आएगा, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 आएगा, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 आएगा। आप x जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा, एज x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 दिस अप्रोचेस टूवर्ड्स इंफिनिटी। समझ में आई बात सभी को? और बिल्कुल सिमेट्रिकल नेगेटिव में। अब नेगेटिव में तो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज है कि आपने -1 लिया तो -1 का रेसिप्रोकल भी -1। ठीक है, -2 लोगे तो -1/2 हो जाएगा, -3 लोगे तो -1/3, -4 लोगे तो -1/4 एंड सो ऑन। आपने -∞ लिया तो फिर से क्या करने लग गया, ये 0 को अप्रोच करने लग गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने मान लो यहाँ पे -1/2 लिया तो -1/2 का रेसिप्रोकल -2 हो जाएगा, -1/3 लोगे तो -3 हो जाएगा। जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा तो ये अब माइनस नेगेटिव में -∞ को अप्रोच करेगा। बात समझ में आई सबको? तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, याद होना चाहिए, आगे यूज करेंगे। ठीक है, ऐसी इसकी शेप होती है। ठीक, उसके बाद में कितने हो गए, 14 हो गए। नेक्स्ट आते हैं 15th टाइप ऑफ फंक्शन। लिखो रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, वेर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0, पता है भी सभी को। तो वैसे रैशनल फंक्शन y इज इक्वल टू fx, इसको हम लिख सकते हैं एज या सिंपली fx अपॉन gx, जिसको दो फंक्शंस के हम क्वेश्चन यानी डिवीजन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ले लिया 2x² + 3x - 1 यानी क्वाड्रेटिक ले लिया, यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक लो, क्यूबिक लो, मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन हो। y इज इक्वल टू fx अपॉन gx, वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल फंक्शंस इन x, पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ x या इन x। मतलब ये है, ऐसा नहीं करना कि आप इसको बोलो sin x, इसको बोल दो cos x, भाई x में ही तो है और लिख दो tan x, वो नहीं। पॉलिनोमियल मतलब लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, 4th पावर का हो, कुछ भी हो, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शंस होने चाहिए। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है रैशनल फंक्शन। ठीक है, वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस इन x, पॉलिनोमियल फंक्शंस इन x एंड gx नॉट इक्वल टू 0, gx नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। अच्छा, इसकी अगर हम डोमेन की बात करें
डोमेन का मतलब भाई x को क्या ले सकते हैं, कुछ भी लो, न्यूमरेटर पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, डिनोमिनेटर पे फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एक बात है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, स्क्वायर हो, क्यूबिक हो, फोर्थ पावर का हो, x को कुछ भी लो रियल ही आएगा, ये भी रियल ही आएगा, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर इसकी हम डोमेन की बात करें तो जो इसकी डोमेन है, इसकी डोमेन को लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स माइनस x सच दैट gx इक्वल टू 0। मतलब ये है कि r में से हमने वो x सब्ट्रैक्ट कर दिए जहां पर gx 0 बन रहा है, वो सब्ट्रैक्ट कर दिए। समझ में आई बात सबको? अच्छा, अगर इसकी रेंज की बात करें तो अब समस्या क्या है कि इसकी रेंज नहीं बता सकते अनटिल एंड अनलेस हमारे को fx और gx दे रखे हों स्पेसिफिकली। ये तो हमने जनरल लिख दिया ना, fx कोई भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्यूबिक है, कुछ भी है, स्पेसिफिकली दे रखे होंगे तो स्पेसिफिकली बता सकते हैं। अदरवाइज हम इन जनरल इसके सिर्फ कोडोमेन बता सकते हैं। कोडोमेन का मतलब क्या होता है कि भाई रेंज किसका सबसेट होगी, वो तो ऑल रियल नंबर का ही सबसेट होनी है भाई, कुछ भी ले लो, ऑल रियल नंबर में से अगर कोडोमेन आ रहा है, रेंज डिपेंड्स अपॉन fx एंड gx। तो कहने का मतलब ये है कि कभी किसी क्वेश्चन में या कभी किसी थ्योरी पढ़ते वक्त आपको कहीं पे टर्म दिख जाए कि रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है कि fx अपॉन gx, यानी कि एक फंक्शन डिवाइड बाय दूसरा फंक्शन, दोनों के क्वेश्चन की या डिवीजन की बात हो रही है। समझ में आई बात सबको? नेक्स्ट पे आते हैं। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये सब। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज आई होप ये पहले से सबको याद होगी। ठीक है, बट स्टिल फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द टॉपिक मैंने ये सारे के सारे यहाँ लिख दिए हैं, नोट कर लेना। अभी ग्राफ भी वैसे इनके करेंगे। फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स की डोमेन, x को क्या ले सकते हैं भाई, कुछ भी लो, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज इसकी -1 से 1 होती है, मालूम है सभी को। सेम बात कॉस में भी, x को क्या ले सकते हैं, कुछ भी लो, ऑल रियल नंबर्स, रेंज इसकी -1 से 1 होती है। ठीक है, y इज इक्वल टू tan x, tan x ये किस पे नॉट डिफाइंड होता है, tan क्या होता है बेसिकली, साइन अपॉन कॉस होता है ना, साइन अपॉन कॉस। तो जहां जहां पे कॉस 0 वहां पे नॉट, नॉमिनेटर 0 वहां पे नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये कहां पे नॉट डिफाइंड होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। तो मैंने क्या किया, r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 2n + 1 इंटू π/2, यहाँ पे 2n + 1 लिखो या 2n - 1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, रेंज इसकी ऑल रियल नंबर्स -∞ से इन्फिनिटी। कॉट के अंदर भी, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, यानी जहां जहां पे साइन 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, वहां पे नॉट डिफाइंड आएगा। साइन 0 कहां पे होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो ऑन। तो r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, रेंज इसकी भी ऑल रियल नंबर्स यानी -∞ से इन्फिनिटी। सीकेंट, सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो जहां पे अगेन कॉस 0 होगा वहां पे नॉट डिफाइंड, कॉस 0 वही सेम, r माइनस 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है, रेंज इज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि भाई सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। अब इसकी वैल्यू तो -1 से 1 नहीं होगी, -1 से 1 होगी तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और बिल्कुल सिमिलर टाइप का केस कोसिकेंट में है। कोसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, साइन की वैल्यू भी -1 से 1 आती है, तो इसलिए इसकी रेंज क्या आ गई, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और इसकी अगर डोमेन की बात करें तो जहां जहां पे साइन 0 होगा, 1 अपॉन साइन, जहां जहां पे साइन 0 होगा वहां पे नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये क्या होती है, ये साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, इन सब की क्या होती हैं, डोमेन और रेंज होती हैं। अब नेक्स्ट इनके ग्राफ, वैसे मुझे उम्मीद है इनके ग्राफ सबको याद होंगे, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का, कॉट का, सीकेंट का, कोसिकेंट का। फिर भी अगर किसी को याद नहीं हो तो मैं यहाँ पे जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है, नोट कर लेना। चलो अब इनके ग्राफ्स, पहला साइन एक्स का, बड़ा कॉमन सा है, बड़ा सिंपल सा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वैसे याद ही है सभी को, तो ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, उसके बाद में cos x का ग्राफ ये रहा। ठीक है, इसकी रेंज -1 से 1, इसकी रेंज भी -1 से 1। उसके बाद में tan का ग्राफ, ये क्या होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन, इन सब पे क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। रेंज इसकी क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी। कॉट के अंदर क्या होता है, ये 0 पे, पाई पे, फिर इधर 2 पाई पे, फिर इधर -π, फिर -2π एंड सो ऑन, इन सब पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है।
ठीक है। कॉट वाला ग्राफ जनरली बच्चे भूल जाते हैं, साइन कॉस टैन का सबको लगभग याद होता है, कॉट का ग्राफ बच्चे बहुत भूल जाते हैं। कॉट का ग्राफ याद होना चाहिए, काम आएगा क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरीके से, रेंज इसकी भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। इनको बना लेना, ऐसा नहीं कि आते हैं तो छोड़ दो, बना लेना इनको, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, आपको दोबारा से इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े, रेफर नहीं करना पड़े, ठीक है। उसके बाद में सीकेंट कोसिकेंट वाला बनाते हैं अब, सीकेंट कोसिकेंट। चलो उसके बाद में सीकेंट और कोसिकेंट के ग्राफ जो हैं, सीकेंट का ग्राफ इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है। इसकी रेंज जो होती है -इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। 1 से ऊपर रहेगा, -1 से नीचे रहेगा, ठीक है। इधर ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको, बिकॉज ये ऑलरेडी मतलब ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और सिमिलर टाइप का कोसिकेंट का होता है। कोसिकेंट की शेप बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन ये क्या था, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड था। ये कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, n पाई पे, 0 पे, पाई पे, -π पे एंड सो ऑन, ऐसे एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर एक बार नीचे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे एंड सो ऑन, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। इसकी भी रेंज -इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होती है। तो ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले ग्राफ, ठीक है। तो अभी हमने कितने, 16 टाइप के, ठीक है। इसमें अपने आप में 6 टाइप के हमने ग्राफ पढ़ लिए। इसके बाद में वैसे और भी होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी ग्राफ होते हैं, उनकी भी डोमेन रेंज होती है, लेकिन वो हम पूरा का पूरा सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो उसके तो हम तब पढ़ेंगे, उसकी डोमेन, उनकी रेंज, उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, ठीक है। अभी के लिए जितने हमने अब ग्राफ पढ़ लिए, जितने हमने फंक्शंस पढ़ लिए, इन सब की डोमेन, रेंज, ग्राफ, ये सारे के सारे आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इन सबको यूज करके और ग्राफ्स बनाना सीखेंगे, ग्राफ्स के साथ में खेलेंगे, वी विल प्ले विद ग्राफ्स, ठीक है। तो अब ये सब जो बेसिक हैं, जितने भी अभी तक पढ़ लिए, ये सारे आपको बढ़िया से याद होने चाहिए। इसके बाद खूब सारे हम ग्राफ्स करने वाले हैं, देन वी विल मूव ऑन टू डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये तो बेसिक था, फिर इनको यूज करके हम और बड़े बड़े फंक्शन बनाएंगे, इनको मिक्स करके, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे वो, मतलब डोमेन और रेंज, वो सारे नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक्स आएंगे। तो अभी नेक्स्ट में क्या करेंगे, ग्राफ्स पढ़ने वाले हम खूब सारे, ठीक। तो जितने अभी तक कर लिए उनको बढ़िया से कर लेना है, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।